नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे बिहार में कांग्रेस की तैयारियों की, कांग्रेस के तेवर की। और दरअसल आज अगर आप देखें तो बहुत सारे चैनलों पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के चैनल्स हैं, उन सब पे डिस्कशन चल रहे हैं कि कांग्रेस हैज लॉस्ट विल टू विन। इज इट सो? हाँ, पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब जो कांग्रेस दिख रही है, क्या वास्तव में यह कहा जा सकता है कि उसके पास जीतने की जिद नहीं है, जीतने की इच्छा नहीं है? मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में कांग्रेस में जो बदलाव आए हैं, वो बदलाव काफी कुछ कहानी कहते हैं। उन्होंने तस्वीर बदली है, उन्होंने जो इस देश का राजनीतिक पटल है उस पर कुछ नई इबारतें भी उकेरी हैं, जिनको जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ करके नहीं पढ़ते। खैर, बात करेंगे बिहार की। बिहार में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बिहार की राजनीति बहुत खदर बदर के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की दुविधा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी के पैतरे हैं और बिहार की जनता है। बिहार के चुनाव पर सबकी नजर है। बिहार का चुनाव इस साल का अकेला चुनाव है अब, जो अक्टूबर नवंबर में होना है। नवंबर में उसके रिजल्ट्स आएंगे, अधिकतर दिवाली से ठीक पहले उसके रिजल्ट्स आते रहे। तो किसकी दिवाली होगी और किसका मुहर्रम, ये तो नवंबर में पता चलेगा। लेकिन अभी जो चीजें उनको पढ़ना बहुत दिलचस्प है, जो बिहार में जो कुछ हो रहा है, और खास तौर पे कांग्रेस ने जिस तरह से बिहार में एक तरह से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कोई ऐसा नैरेटिव, कुछ ऐसी चीजें खड़ी कर दे रही है जिससे लोग कांग्रेस को अनदेखा नहीं कर सकते। कांग्रेस जो पिछले चुनाव में थी वो शायद इस चुनाव में नहीं होगी। आपको याद, पिछले 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूं मैं, कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप बिहार पे कितना फोकस्ड है कि पिछले 3 महीनों में 3 बार राहुल गांधी यहां आ चुके। राहुल गांधी बेगूसराय में सड़कों पर भी उतर चुके। और अब कल जब कन्हैया कुमार की पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो यात्रा का आखिरी दिन है, जो पटना में है, उस दिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट उस यात्रा को लीड करेंगे, पटना की सड़कों पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक, हमारे जो मित्र यहां जुड़े हुए हैं, और मैं खुद, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में कब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया, कब बिहार में राष्ट्रीय नेताओं ने सड़क पर उतरे, जैसे राहुल गांधी उतरे, कल सचिन पायलट उतरेंगे। और एक चीज और आपको बताएं, हमने आपको काफी पहले ये बात बताई थी, जब बिहार की बैठक थी 22 मार्च को शायद, तब मैंने आपको यह बताया था कि अप्रैल माह में सचिन पायलट को बिहार में उतार दिया जाएगा और राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, ये सारे लोग लगातार बिहार के चक्कर लगाएंगे। बिहार में इनका फोकस रहेगा। और बिहार, तभी मैंने आपको कहा था और मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि बिहार राहुल गांधी के लिए प्रयोगशाला है। राहुल बिहार को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है उन्होंने। और वहां वो, दरअसल जो कल राहुल गांधी कह रहे थे कि गुजरात जीतेंगे 2027 में, गुजरात जीतेंगे 2027 में, इसका जो विश्वास मिलता है वो अब तक जो बिहार में
चीजें कांग्रेस को रिस्पांस मिल रहा है, कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव हुई है, जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में टॉकिंग पॉइंट जनरेट करने शुरू कर दिए हैं, चर्चा में आ गई है, राजनीति के केंद्र में कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। वहां से राहुल गांधी को यह भरोसा मिलता है जब वो कहते हैं कि गुजरात 2027 में हम जीत के दिखा देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के राज्य में, उनके शहर में जा करके ये ताल ठोकना कोई छोटी बात नहीं है और बिना विश्वास के ये कर पाना संभव नहीं होता है। आपको जैसा मैंने बताया, दो चीजें बिहार में चल रही हैं। एक तो कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस की यात्रा चल रही है, और दूसरा जिस पर लोगों की नजर है वो है नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार की दिक्कत जो है वो ये है कि उनकी छवि जनता में ये जाने लगी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, और वक्फ विधेयक ने पूरी तरह से उनकी ये छवि स्टैब्लिश करने का काम किया है। ललन सिंह ने जो भाषण दिया, जो संजय झा ने भाषण दिया, उन भाषणों से बहुत साफ हो गया कि जनता के बीच में मैसेज चला गया कि जो नीतीश कुमार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ हैं, और अब उनमें वो ताकत नहीं बची कि वो कम्युनल एजेंडे को मना कर सकें, कम्युनल एजेंडे को रोक सकें भारतीय जनता पार्टी। और यही सबसे बड़ी चैलेंज नीतीश कुमार के लिए है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार उधर में है कि वो करें क्या। अब आप पिछले दिनों देखिए, एक ईद मिलन समारोह हुआ जो जनता दल यू की तरफ से किया गया, जनता दल यू की तरफ से किया गया। उसमें अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर के कुछ बातें कही। उन बातों का मतलब, जो उन्होंने कहा, उसका मतलब ये कि नीतीश कुमार हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और वो ऐसे नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी सांप्रदायिकता के साथ समझौता नहीं किया है उन्होंने। ये बात कही अशोक चौधरी ने। अब इस बात का एक दूसरा मतलब भी है, वो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। ये बात नीतीश कुमार के खास जनता दल के नेता और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं। इसके अलावा आप उस वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप देखिए नीतीश कुमार वहां पर वो गमछा और टोपी सारी चीजें पहनते हैं, और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार बदले नहीं हैं। लेकिन क्या इसको मान लिया जाए नीतीश कुमार नहीं बदले हैं? क्योंकि जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ललन सिंह कह रहे हैं, संजय झा कह रहे हैं, उनके भाषण कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बदल गए हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बन गए, वो टूल बन गए, और यहीं पर एक नई कहानी की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। मैं मान रहा हूं कम से कम कि नीतीश कुमार उधेड़ बुन में हैं कि कैसे जो छवि नीतीश कुमार की बना दी गई है या बन गई है, उनकी वजह से बनी, उनकी नेताओं की वजह से बनी, उनके कर्मों की वजह से बनी, जो भी बनी, जो 2017 के बाद बननी शुरू हुई, उस छवि को कैसे बिल्कुल उतार के और फेंक दिया जाए। क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? क्या कर पाएंगे? कर पाने की स्थिति में है? मुझे पता नहीं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कोई स्टेटमेंट नीतीश कुमार के परिवार की तरफ से नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नीतीश कुमार के डॉक्टरों की टीम की तरफ से नहीं है, कोई स्टेटमेंट जनता दल यू की तरफ से नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जो दिखता है उसकी बात तो की जा सकती है।
और जो दिखता है उसमें, आज एक डिबेट में हमारे एक मित्र कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो इस तरह की हरकत करते हैं वो सब विरोधी दलों के साथ क्यों करते हैं? ये हरकत वो विजय सिन्हा के साथ क्यों नहीं करते हैं? सम्राट चौधरी के साथ क्यों नहीं करते हैं? अगर उनकी तबीयत खराब है पूरी तरह से, उनका अपने पे नियंत्रण नहीं है, तो वो राबड़ी देवी को ही क्यों निशाना बनाते हैं? वो राबड़ी देवी को ही क्यों निशाना बनाते हैं? वो सम्राट चौधरी को क्यों नहीं निशाना बनाते हैं? वो किसी और को, जैसे अमित शाह आए हुए थे उस समय, अमित शाह के उस समय कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं? ये इस बात में दम है कि वो विरोधी दलों के खिलाफ ही इस तरह की चीजें कहते और करते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? खैर, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। जो बात है, और असली बात मैं कांग्रेस की करना चाह रहा हूं, 2 लाइन और नीतीश कुमार के बारे में। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कुछ ऐसे फैसले करते हुए दिखाई देंगे जिनसे बहुत सारे लोगों के हाथ के तोते उड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब नीतीश कुमार का जो उन्होंने अपना नर्चर किया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर की है जिसमें ईबीसी है, जिसमें महादलित है, जिसमें अल्पसंख्यक था, जिसमें महिलाएं हैं बड़ी संख्या में। अल्पसंख्यक 2017 के बाद से नीतीश कुमार के खेमे से धीरे 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 लगभग साफ हो गया और वक्फ विधेयक बिल ने उसे साफ कर दिया। आज की तारीख में स्थिति यही है। अब जो बाकी लोग बचे, कांग्रेस उसी पर निशाना बना रही है, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, जो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, वो शायद नीतीश कुमार के कमजोर रहने पर, नीतीश कुमार के सीन में न रहने पर, नीतीश कुमार के लीडरशिप रोल में न रहने पर, और अगर उनका बेटा नहीं आता है, एक शर्त यह है, तब स्थितियां दूसरी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में वो वोट कहां जाएगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी उसको निगल लेगी, या वो वोट इंडिया गठबंधन की पार्टियों में बटेगा? और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो नीतीश कुमार का वोट है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं रहा है, ये वोट जनता दल का वोट रहा है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद धीरे 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 आरजेडी से टूट करके जेडीयू के साथ खड़ा हुआ है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वोट जो है वो किसके, अपने को किसके ज्यादा करीब पाएगा और कहां ज्यादा सहज पाएगा अपने को। हालांकि बहुत सारे जो जातिगत इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशंस अपनी जगह हैं, वो मैटर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से 2024 के चुनाव में आरजेडी ने जो रणनीति अपनाई थी, लालू प्रसाद ने जो काम किया था, जो एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी का फायदा हुआ था। और तो बात यह है कि आरजेडी, कांग्रेस, एमएल, सीपीआई, सीपीएम, ये ऐसे दल हैं जो इसमें हिस्सा बांट सकते हैं, हिस्सा बांटेंगे। या नीतीश कुमार के कमजोर होने की स्थिति में नीतीश कुमार जिन चीजों, जिन सिद्धांतों के साथ सत्ता में आए थे, आज उन सिद्धांतों की तिलांजलि उन्होंने लगभग दे दी है। अब कुछ अगर, हाँ, जैसा मैं कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है वो कुछ ऐसा फैसला कर देंगे कि सबके हाथों के तोते उड़ जाएंगे, तब अलग बात। लेकिन ऐसा फैसला जो होगा वो किसके फायदे में होगा, ये भी सोचने की बात है। सबके हाथों के तोते मतलब भारतीय जनता पार्टी के हाथ के तोते उड़ जाएं तो वो फैसला किसके पक्ष में होगा? वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अब बात करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस, दरअसल जो कल कांग्रेस का प्रदर्शन है पटना की सड़कों पर, जिसमें सचिन पायलट आ रहे हैं, उसकी आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अब कांग्रेस बहुत सारे जो फोटो ऑप्स होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है,
जो भी चीजें वहां इस बात का ध्यान देती है कि यहाँ जो चेहरे दिखे देंगे, जो इसकी तस्वीर आएगी, उस तस्वीर से मैसेज क्या निकलेगा, ये चीज भी कांग्रेस ध्यान देने लगी है। जैसे दिल्ली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज बहुत साफ था, जो आज कई अखबारों ने छाप दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया कि साहब कांग्रेस एकला चलो के उस पर चल रही है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक मैसेज और दिया कि गौरव गोगोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आने वाले हैं। जो 50 साल से कम उम्र के लोगों का मामला हो रहा है, तो लीडरशिप वो भी एक मैसेज दे रही है। वैसे ही पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी देखने की बात है। कन्हैया कुमार थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजेश राम थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद सुशील पासी थे जो सह प्रभारी हैं बिहार के और दलित कम्युनिटी से आते हैं। शहनवाज आलम थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं। अब आप इसको पूरा वो देखिए क्या हुआ। कन्हैया कुमार, राजेश राम, सुशील पासी, शहनवाज आलम, इसका भी एक मैसेज है। और मैं आप पहले से कहता रहा हूं कि इस समय जो चीजें दिख रही हैं बड़े स्तर पे बिहार में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर, उसमें एक स्ट्रेटजी बहुत साफ दिख रही है। वो स्ट्रेटजी है दलितों को आकर्षित करने की, वो स्ट्रेटजी है अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने की। शायद कांग्रेस को इस समय जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैसेज तो लगातार देना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए, आपके हकों के लिए खड़े हैं, और आपका जो भी हिस्सेदारी, दावेदारी बनती है, हम वहां पर आपको रखते हैं। और तीसरा जो है अति पिछड़ा, आपने देखा कि कैसे पिछले दिनों जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने जाति गणना, तेलंगाना की जाति गणना के इश्यू को खड़ा किया, और वो दरअसल एक नेशनल नैरेटिव पे चीजें चल रही हैं। तो वहां से अति पिछड़ों को एड्रेस करने की कोशिशें, कांग्रेस की रणनीति वो है। अब एक और डेवलपमेंट हुआ, आपने देखा होगा, एक अनिल जयहिंद जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन करवाते, जो 7 तारीख को पटना में हुआ था, उसके पीछे भी वो दिखाई दे रहे थे। इससे पहले जो 2 हुए उसमें भी वो दिखाई दे रहे थे। जो पहला हुआ था 18 जनवरी को, तब भी वो दिखाई दे रहे थे, और उस समय तक कृष्णा अल्लावेरू नहीं आए थे। ये एक लाइट चली गई है, 1 मिनट, मैं बस थोड़ा सा, हाँ, काम चलाते हैं, तब तक जनरेटर चल जाएगा, तो काम इससे चलेगा। तो कृष्णा अल्लावेरू नहीं आए थे, और वो जो किए थे, सम्मेलन किए थे, वो अनिल जयहिंद ने किए थे, करवाए थे, आयोजित करवाने में। और उसमें कांग्रेस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ, वो जो सामाजिक संगठन है, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, जो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, उनको जोड़ने का काम अनिल जयहिंद ने किया। 3 ऐसे वो किए हैं, इस तरह के सम्मेलन किए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए, जिन सम्मेलनों की वजह से कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार में दिखाई देने लगी। यानी कांग्रेस की एक प्रेजेंस जो पहले नहीं होती थी, वो प्रेजेंस दिखने लगी, पॉलिटिकल प्रेजेंस दिखने लगी। उन अनिल जयहिंद को, जो ओबीसी प्रकोष्ठ है, उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो अब एक मैसेज उधर भी दिया गया है। ये सारी चीजें मिला करके ये बताती है। अच्छा, एक और चीज कि सचिन पायलट का कल आना, सचिन पायलट का पटना की सड़कों पर उतरना, राहुल गांधी का बेगूसराय की सड़क पर उतरना, और कल को हो सकता किसी कार्यक्रम में प्रियंका गांधी सड़क पर उतरे
हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर उतरे, हो सकता है और जो दूसरे नेता हैं, हो सकता है रेवंत रेड्डी आकर के और वो दिखाई दे। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत साफ कहते हैं कि कांग्रेस अब जीतने के लिए लड़ना चाहती है। और ये बात अल्लावेरू ने भी कही थी कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। अब इसका मतलब ये मत निकाल लीजिए कि बिहार में कांग्रेस सरकार बना लेगी, वो संभव नहीं है। ये बात मैं बार बार कह चुका हूं कि कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अल्लावेरू से कहा है कि हमारा टारगेट बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बनना है। तीसरे नंबर की पार्टी का मतलब यह हुआ, और यहां से एक चीज बहुत साफ होती है, वो चीज ये साफ होती है कि अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनना है तो पहले नंबर की पार्टी हो गई आरजेडी, दूसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू। मतलब जेडीयू को रिप्लेस करना है। जेडीयू को रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ? जेडीयू को रिप्लेस करने का मतलब यह हुआ कि जेडीयू का जो जनाधार है, उस जनाधार को खिसका के अपनी तरफ लाना है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होती है तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी उनके साथ और चल रही कि भाई हम 50-60 सीटें ही, 40 से 50 सीटें आइडेंटिफाई करनी है कृष्णा अल्लावेरू को। और मेरी जो खबर है उसके हिसाब से उन्होंने शायद वो सीटें लगभग आइडेंटिफाई कर ली कि ये 50 सीटें हैं, 45 सीटें हैं जहां कांग्रेस के जीत की संभावनाएं जबरदस्त तरीके से खड़ी हैं या खड़ी की जा सकती हैं, और इन सीटों को निकाला जा सकता है। जो राजनीतिक समीकरण इस समय बिहार में दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, जो सियासी सीनरी वहां दिख रही है, उसमें 40+ सीटें लाने वाली पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। और कांग्रेस की ज्यादा सीटें आने का मतलब है, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी। अगर कांग्रेस 40 सीटें लाती है, आप सोचिए, इमेजिन, इन 40 सीटें, ये सिर्फ कांग्रेस का मामला नहीं है। 40 सीटें आने का मतलब 40 सीटों पर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। 40 सीटों पर अगर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, इसका मतलब बिहार में जो लोगों के दिमाग में चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। यह है मामला। तो आप इसको इस तरह से देखिए। इसलिए कांग्रेस के लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो ऐसा कर लेती है तो ये जो मोमेंटम इस समय दिखाई दे रहा है, ये कई गुना बढ़ जाएगा और बिहार से निकलकर असम होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंचेगा। और तब गुजरात की लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई होगी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गुजरात में तो कांग्रेस का क्या है, हारती चली आ रही, हारती चली आ रही, हारती चली आ रही, कभी जीत। बिल्कुल सही। मैं तो सुबह आपको बता रहा था कि गुजरात में, आपको फिर मैं वो स्लाइड दिखा सकता हूं, गुजरात में 85 के बाद से कांग्रेस जीती ही नहीं है, चुनाव नहीं जीती। सरकार बनी है उनकी, सरकार उनकी बनी, हमें लगता है चिमन भाई पटेल ने बनाई 90 से 95 वाली विधानसभा में। चिमन भाई पटेल जनता दल से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन फिर ये मस्जिद वाला मामला हुआ, अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, ये जो कहानी हुई रथ यात्रा वाली, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके चलते वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया गया। तो वही समर्थन वापस हो गया गुजरात में, और उसके बाद चिमन भाई पटेल ने कांग्रेस के साथ गुणागणित करके सरकार बचाए रखी और फिर खुद कांग्रेस में चले गए। और फिर उस जो विधानसभा थी उसके आखिरी कार्यकाल में छबील दास मेहता बने, वो आखिरी मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, छबील दास मेहता। तो 85 के बाद कांग्रेस कभी वहां चुनाव नहीं जीती। लेकिन एक चीज और बता दे कि 2022 के अलावा कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें कांग्रेस चैलेंज करती हुई ना दिखाई दी। और 2017 में तो
कांग्रेस 77 सीटें जीती थी और बीजेपी 99। अंतर आप समझ सकते हैं कितनी सीटों का रहा, 22 सीटों का अंतर था सिर्फ। तो ऐसे में यह कहना कि कांग्रेस गुजरात में है ही नहीं, गुजरात में उसका कोई वो नहीं है, ये सब मतलब एक प्रोपेगेंडा है जो लगातार फैलाया जा रहा है। कांग्रेस गुजरात में मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस गुजरात में उत्तर प्रदेश से ज्यादा मजबूत है, बिहार से ज्यादा मजबूत है, दिल्ली से ज्यादा मजबूत है, और कई राज्य आप देख लीजिए उनसे ज्यादा मजबूत है। अब अगर इस मोमेंटम के साथ वहां जाती है तो फिर खेल खड़ा हो जाएगा। और दरअसल ये जो मोमेंटम चलेगा, ये मोमेंटम सिर्फ कांग्रेस के पक्ष का काम नहीं करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेगा, ये उनको उनकी हवा भी कम करेगा। तो एक तरफ ऐड होगा, दूसरी तरफ माइनस होगा, डिडक्ट होगा। इस तरह से इसे देखने की जरूरत है। तो ये है कहानी जिसलिए बिहार इंपॉर्टेंट है। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा कन्वर्सेशन, ये बातचीत है दरअसल, ये बातचीत अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।